हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे फेसेस ऑफ oogenesis की। oogenesis हमने बताया था, oogenesis क्या होता है? ओवरी में मेच्योर ओवम के निर्माण की क्रिया को oogenesis कहते हैं। दूसरी भाषा में कह सकते हो, ओवरी के द्वारा मेच्योर फीमेल गैमीट के निर्माण की क्रिया को oogenesis कहते हैं। oogenesis के प्रोसेस को हम 3 फेस में बांट सकते हैं। फर्स्ट फेस मल्टीप्लिकेशन होता है, दूसरा ग्रोथ फेस और तीसरा मैच्योरेशन फेस होता है। अब देखिए, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेस क्या है। सो मल्टीप्लिकेशन फेस में हमने कहा था कि ओवरी की फ्री सरफेस जर्मिनल इपिथेलियम से घिरी रहती है और उसके नीचे ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है और फिर कार्टेक्स होता है और उसके अंदर सेंटर पार्ट को हम मेडुला कहते हैं। सो जर्मिनल इपिथेलियम की सेल डिवाइड होकर के कार्टेक्स वाले रीजन में पहुंच जाती हैं। इन सेल को ऊगोनिया सेल कहते हैं और ये ऊगोनिया सेल बार बार सिंपल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर के बहुत सी सेल का ऊगोनिया सेल का निर्माण करती हैं। इन ऊगोनिया सेल में से एक ऊगोनिया सेल जो थोड़ा साइज में बड़ी होती है बीच में पहुंच जाती है और अन्य कुछ ऊगोनिया सेल या फॉलिकुलर सेल इस बड़ी मीन्स लार्ज ऊगोनिया सेल को चारों तरफ से घेर लेती हैं। इन सभी सेल को फॉलिकुलर सेल कहते हैं। इस तरह की फॉलिकल को प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं, जिसमें एक सेंटर में लार्ज ऊगोनिया और उसके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। स्टार्टिंग में ये फॉलिकुलर सेल फ्लैट होती हैं, फ्लैटेंड होती हैं, तब इनको प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल एफएसएच हार्मोन ना कह के आप एस्ट्रोजन बोलिएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन्स के प्रभाव से जो बाहर वाली ग्रेनुलोसा मीन्स फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल थी वो क्यूबॉइडल सेल में चेंज हो जाती हैं और जो लार्ज यूगोनिया सेल सेंटर में थी उस पे मियोसिस फर्स्ट प्रारंभ हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट प्रारंभ हो जाता है, परंतु यह प्रोफेस फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेट पर इसका डिवीजन रुक जाता है। इस प्रकार से एक प्रीमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में चेंज हो जाती है और ये जो लार्ज ऊगोनिया बीच में थी अब इसे हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मियोसिस डिवीजन प्रारंभ हो चुका है और वह प्रोफेस फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेट में अरेस्ट हो चुका है। तो इस तरह की प्राइमरी फॉलिकल बन जाती हैं। हमने बताया था कि इस तरह की प्राइमरी फॉलिकल की संख्या बहुत होती है, मिलियंस में होती है। इवन देम अगर हम सिर्फ फर्स्ट मंथ में के लास्ट में देखें, एम्ब्रियोनिक अवस्था में सिर्फ पहले मंथ के लास्ट में अगर देखें तो लगभग 1700 प्राइमरी फॉलिकल बन जाती हैं और अगर सेकंड मंथ के लास्ट में देखें तो इनकी संख्या लगभग 6 लाख हो जाती है और अगर देखा जाए इसी तरह से अगर फिफ्थ मंथ के लास्ट में देखा जाए तो इनकी संख्या 7 मिलियन हो जाती है। लेकिन 5वें मंथ के बाद इन प्राइमरी फॉलिकल में न्यूट्रिशन का कंपटीशन होता रहता है, अर्थात न्यूट्रिएंट मटेरियल के लिए इन पर कंपटीशन होता जाता है और कंपटीशन की वजह से बहुत सी फॉलिकल्स मर जाती हैं। इन फॉलिकल्स के डेथ होने की क्रिया को एट्रेसिया कहते हैं। इसीलिए 5वें मंथ के बाद जन्म के समय तक सिर्फ जन्म के समय 7 मिलियन की जगह कितनी, सिर्फ 2 मिलियन फॉलिकल्स लेफ्ट रह जाती हैं। कितनी प्राइमरी फॉलिकल रह जाती हैं? सिर्फ 2 मिलियन फॉलिकल्स रह जाती हैं। परंतु यह एट्रेसिया का प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है और जब फीमेल चाइल्ड में प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी का मतलब 13 ईयर की उम्र तक ये कंटिन्यूअस, एक्चुअली इनकी डेथ कंटिन्यूअस होती रहती है। तो
जब प्यूबरिटी में एक फीमेल चाइल्ड होता है, इसका मतलब जो उसकी एज 13 ईयर होती है, उस समय इनकी संख्या 60,000 से 80,000 तक रह जाती है और ये कंटिन्यूअस लाइफ में बनी रहती हैं और इनकी धीरे धीरे संख्या घटती रहती है। लेकिन जब मेनोपोज अर्थात 52 साल की लगभग उम्र में ये फॉलिकल धीरे धीरे पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। सो इस प्रकार से इन फॉलिकल्स का निर्माण सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के द्वारा, और इसके बाद आपने देखा सिर्फ इसके बाद जन्म के बाद फिर कभी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन नहीं होता, ये सिर्फ इनकी मृत्यु होती रहती है। अब बात करेंगे ग्रोथ फेज की। सो जब प्राइमरी फॉलिकल बनी, सो प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे ग्रोथ करना प्रारंभ करती है। और ये कैसे ग्रोथ करती है? तो धीरे धीरे इनका साइज बढ़ता रहता है। सो किस प्रकार से इसका साइज बढ़ता है ये यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो साइज बढ़ने के लिए इसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कहते हैं वेटलोजेनेसिस। वेटलोजेनेसिस का मतलब होता है याक का कलेक्शन या याक फॉर्मेशन। सो एक्चुअली ह्यूमन एग में याक तो नहीं होता। क्यों? याक के प्रजनन के आधार पर बहुत जंतु जगत में बहुत से प्रकार के एग होते हैं, जैसे एलिसिथल, ए मीन्स एब्सेंट, एलिसिथल, माइक्रोलिस्थल, मीजोलिस्थल, मेगालिस्थल। एलिस्थल का मतलब यॉक नहीं होता। ह्यूमन एग वास्तव में एलिसिथल होता है, उसमें यॉक नहीं होता। मीजो माइक्रोलिस्थल में बहुत थोड़ी सी मात्रा में होता है, जैसे सी अर्चिन में पाया जाता है इस तरह का एग। मीजोलिस्थल जो प्राग में होता है उसमें मॉडरेट अमाउंट में यॉक होता है। मेगालिस्थल जो कि बर्ड और इंसेक्ट में होता है, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में यॉक होता है। लेकिन मनुष्य में, ह्यूमन एग में यॉक नहीं होता। तो फिर इसे वेटलोजेनेसिस क्यों कहेंगे? तो देखिए बात यह है कि यॉक नहीं बनता, लेकिन फॉलिकल का साइज बढ़ता है, प्राइमरी oocyte का साइज बढ़ता है न्यूट्रेंट के एक्युमुलेशन के कारण। अर्थात इस पे न्यूट्रेंट मटेरियल इकट्ठा होता है जिससे साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ता जाता है और इसका साइज बढ़ता है। इसीलिए इंक्रीजमेंट ऑफ द साइज ऑफ फॉलिकल अर्थात फॉलिकल के साइज के बढ़ने की क्रिया को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। और ये क्यों होती है? वेटलोजेनेसिस, सामान्यतः शब्द यही रहेगा, वेटलोजेनेसिस के कारण याक फॉर्मेशन। लेकिन ह्यूमन में याक ना होने की वजह से, सिर्फ न्यूट्रेंट मटेरियल के इकट्ठा होने की वजह से साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ती है और फॉलिकल तथा प्राइमरी oocyte का साइज बढ़ता है। तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी oocyte का साइज कितना बढ़ता है। तो देखिए, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में इसका साइज 200 टाइम बढ़ जाता है। हेड में इसका साइज 200 टाइम बढ़ता है, फ्रॉग में 2000 टाइम बढ़ता है और ड्रोसोफिला जिसे फल मक्खी कहते हैं इसमें 90,000 टाइम बढ़ जाता है। सो इस प्रकार से प्राइमरी फॉलिकल के साइज में बढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? वेटलोजेनेसिस या ग्रोथ ऑफ फॉलिकल कहते हैं। अब जरा देखते हैं मैच्योरेशन फेज, अर्थात इसमें डिवीजन होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि प्राइमरी oocyte का न्यूक्लियस प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेट में अरेस्ट था। सो देखिए यहाँ पर लार्ज यूगोनिया सेल जो कि सेंटर में प्रेजेंट होती है, मियोसिस डिवीजन स्टार्ट करती है और प्राइमरी oocyte में चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटिन स्टेज, मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज। अब इसके बाद ये प्राइमरी फॉलिकल जब रिप्रोडक्टिव साइकिल होगा, रिप्रोडक्टिव साइकिल चल रहा होता है, अर्थात सपोज दैट एक मेस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हुई तो मेस्ट्रुअल साइकिल में एक प्राइमरी फॉलिकल ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो जाती है। सो उस समय प्राइमरी फॉलिकल जिसके अंदर प्राइमरी oocyte था ये ग्रोथ करना शुरू करती है।
किसके प्रभाव से? एफएसएच हार्मोन के प्रभाव से ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होती है, सेकेंडरी चेंज हो जाएगी टर्सरिक में, और टर्सरिक स्टेट में जब बनती है तो यहाँ पर कितनी लेयर बन जाती हैं? हमने कहा था बाहर थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना बन जाएगी और ग्रेनुलोसा लेयर बन जाएगी। ग्रेनुलोसा लेयर के बाद अगर बात करें तो क्या हो जाता है, फिर उसके नीचे आपने देखा कमुलस उफोरस बन जाता है और फिर प्राइमरी oocyte था इस समय, और एक कैविटी दिखाई देती है जिसे अंट्रम कहते हैं। अंट्रम किससे भरी हुई थी? लिक्वर फॉलिकुली से भरी हुई कैविटी होती है। तो अब इस स्टेट पे क्या होगा कि जब ये टर्सरिक स्टेट में था तो ये प्राइमरी oocyte का न्यूक्लियस मियोसिस फर्स्ट को पूरा कर लेता है, अर्थात मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है, जिससे एक स्मॉल सेल बनती है जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, और एक लार्ज सेल बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी oocyte कहते हैं। अर्थात मियोसिस फर्स्ट कब कंप्लीट हुआ है? टर्सरिक फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte के न्यूक्लियस में डिवीजन कंप्लीट हुआ है। अब जरा देखिए, जैसे ये सेकेंडरी oocyte बनता है तो सेकेंडरी oocyte का भी न्यूक्लियस मियोसिस सेकंड प्रारंभ कर देता है, लेकिन ये मेटाफेज फर्स्ट पर, किस स्टेट पर? मेटाफेज फर्स्ट पर ये अरेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर आ जाता है जिसे हम MPF कहते हैं, मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर, और ये न्यूक्लियस के डिवीजन को रोक देता है। अब ये सेकेंडरी oocyte बन गया, और इसी समय ये सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी जो बनती है तो सेकेंडरी oocyte अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है जिसे जोना पेलुसिडा कहते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई जो लेयर बन जाती है तो जोना पेलुसिडा बन गया, और इसके ऊपर कुमुलस उफोरस की सेल कोरोना रेडिएटा का निर्माण कर देती है। इस प्रकार से कंप्लीट ग्रेफियन फॉलिकल बन जाती है, जो LH के प्रभाव से क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगी और इससे सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। इस क्रिया को ओवल्यूशन कहते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर होती है, मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, अर्थात 14वें दिन पर होता है। जैसे ये ओवम बाहर निकल आता है, ये अब ओविडक्ट के एम्पुला वाले रीजन में पहुंच जाता है और यहाँ पर स्पर्म का वेट करता है, और जैसे ही स्पर्म इस सेकेंडरी oocyte को टच करता है सो मियोसिस सेकेंड भी कंप्लीट हो जाता है, जिससे एक नई पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी बन जाती है और एक लार्ज सेल बनती है जिसे ओवम या ऊटिड कहते हैं। सो देखिए, जैसे स्पर्म टच करता है उस समय केमिकली क्या होता है? तो इस समय MPF मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर स्विच ऑफ हो जाएगा, और AMPC एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स ऑन हो जाता है, अर्थात काम करने लगता है, जिसकी वजह से मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है। तो मियोसिस सेकंड के कंप्लीट कब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है? जब स्पर्म सेकेंडरी oocyte को टच करता है, अर्थात एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार दो सेल बनती हैं, एक छोटी सेल है जिसे सेकेंडरी पोलर बॉडी कहते हैं, और एक बड़ी सेल है जिसे वास्तव में ओवम कहते हैं, और इस ओवम का दूसरा नाम ऊटिड होता है। क्या होता है? इसे ऊटिड कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्या कहते हैं? ऊटिड कहते हैं। अब देखिए, फर्स्ट पोलर बॉडी में ह्यूमन के केस में डिवीजन नहीं होता, जबकि अन्य जंतुओं में ये जो स्मॉल सेल थी मीन्स फर्स्ट पोलर बॉडी थी, ये भी डिवाइड हो जाती है। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो कितनी पोलर बॉडी हो जाएंगे? अन्य जंतुओं में 3 पोलर बॉडी और 1 ओवम होता है, जबकि मनुष्य में सिर्फ 2 पोलर बॉडी और 1 ओवम होता है। ओके, थैंक यू।